ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एक हॉराइजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m और उसको पुल करने में विद कांस्टेंट वेलोसिटी हमें एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ता है कितना, F0। तो सवाल ये है अगर मैं सेम सरफेस को इस तरीके से मैंने 45 डिग्री एंगल पर बेंड करूं और बेंड के बीच में मैंने उस ब्लॉक को मूव कराने जाऊं, तो इन दैट केस मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। द सरफेस एंड द ब्लॉक्स बोथ आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल के साथ 45 डिग्री, हॉराइजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल पे ब्लॉक रखा हुआ है। कॉर्नर का इफेक्ट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करना, दोनों तरफ हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी हमारा सेम है, वो दोनों सरफेस के साथ कांटेक्ट रखते हुए मूव कर रहा है, वो एजम्पशन हमारा रहने वाला है। पहला वाला केस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस बॉडी का मास को अगर मैं m मान लेता हूं तो ये वाले केस के लिए जो हमारा नॉर्मल होगा दैट विल बी mg। तो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा दैट विल बी सिंपली म्यू के इंटू mg। और क्योंकि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराना चाहिए, तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वही तो हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स भी होने वाला है। तो F0 विल बी इक्वल्स टू म्यू के इंटू mg। ठीक है, अब ये वाले केस का एनालिसिस पे आते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर जो नॉर्मल्स लगेगा सरफेस पे, एक हमारा इस तरीके से लगेगा, बाय सिमेट्री यहां पे दोनों नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हमारा इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा किस तरीके से हम करने वाले हैं, ध्यान देना, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही तो हमारा mg को बैलेंस करना चाहिए। तो मैं इस वाले केस के लिए बोल सकता हूं 2n1 cos 45 डिग्री दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। सो √2 into n1 that will be equals to mg। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू होगा that will be equals to mg by √2। जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा that will be equals to mg by √2। तो ऑब्वियसली यहां पर along the surface, ऐसे सरफेस के पैरेलल यहां पर और पीछे वाले सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, और जो हमारा नेट फ्रिक्शनल फोर्स होगा काइनेटिक फ्रिक्शन दैट विल बी 2 into f म्यू के into n1। एंड इसका वैल्यू सिंपली आ जाएगा √2 म्यू के इंटू mg। n1 का वैल्यू है mg बाई √2, बट म्यू के इंटू mg वो मेरे पास आ गया है F0। सो दिस विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू √2 F0। तो नेट जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो मेरा लग रहा है √2 F0। तो मुझे आगे से जो लगाना पड़ेगा F, वो भी तो मेरा √2 F0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि इसको मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करानी है। राइट, ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहां पर एक लंबा सा प्लैंक है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। दोनों मेरा 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन तो सच काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं थी। दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो है मेरा 0.1। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को इक्वल मान लेना, म्यू ही दे रखा है मैं। अब मैं नीचे वाले जो ब्लॉक है, प्लैंक जो है, उसको मैं यूनिफॉर्मली डिसेलरेट करवा रहा हूं, और वो हमारा 0.5 सेकेंड बाद अगर स्टॉप हो जा रहा है, तो सवाल यहां पर ये है अपर ब्लॉक जो है वो नीचे वाले प्लैंक के रेस्पेक्ट में हमारा कितना स्लाइड करेगा। अच्छा, बाय द वे वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हम निकाल लेंगे। इसका अगर हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को A बोलते हैं, तो एक चीज ध्यान देना, 0 will be equals to 2 minus A into 0.5।
तो इसका जो हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब ऊपर वाले का ध्यान दो। नाउ जैसे ही नीचे वाले को मैं रिटार्ड कराऊंगा, अपर ब्लॉक स्लाइड्स फॉरवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक। नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, क्योंकि नीचे वाले का वेलोसिटी कम होते जा रहा है। उस अगला इंस्टेंट को समझो, 2 माइनस डेल्टा इसका वेलोसिटी हुआ, इसका तो उस इंस्टेंट पे 2 ही है, तो इसका फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है। और जैसे ही ये फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी होगी, इसके ऊपर मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, Fk, that is equals to mu into n, that will be mu mg। ठीक है। सो इसका जो मेरा रिटार्डेशन होगा a डैश में क्या लिखूंगा, ma डैश विल बी mu mg, यानी a डैश विल बी इक्वल्स टू म्यू जी, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि डेफिनेटली 4 से कम है। यानी नीचे वाले का वेलोसिटी तेजी से कम होगा, ऊपर वाले का वेलोसिटी उतना तेजी से कम नहीं होगा। तो ये जो इसका रिटार्डेशन होगा, उस कारण पे प्लैंक स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद भी ये थोड़ा सा और हमारा आगे की तरफ मूव करेगा, एंड फाइनली इसका वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा, एट दैट इंस्टेंट इट विल स्टॉप। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर वाले का। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ये हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, दैट विल बी v इनिशियल स्क्वायर बाय 2a डैश, एंड दैट विल बी 4 by 2, that will be 2 meter towards the right। बट ये जो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये तो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ है, बट प्लैंक भी तो हमारा आगे गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम प्लैंक का देखें, दैट विल बी v इनिशियल स्क्वायर बाय 2a 4/8 0.5 मीटर। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा ऐसे रिलेटिव होगा दैट विल बी 2 माइनस 0.5, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक with respect to the plank, and that obviously happened in the rightward direction। okay दोस्तों, तो अगला सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक प्लैंक रखा हुआ है M2 का, जो रॉड से यहां पर हमारा रुका हुआ है, ये हमारा मूव नहीं कर सकता है, और उन दोनों के बीच में और एक मास है M1, ग्राउंड और उसके बीच में। ग्राउंड और M1 के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, M1 और M2 के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। M1 के ऊपर ब्लॉक एक इस तरीके से कनेक्टेड है M3। मैंने इसको लगाने पर देख रहा हूं M3 मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा है, तो M3 का एक्सीलरेशन कितना होगा वो हम निकालेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, M1 जो है इन दोनों सरफेस के रेस्पेक्ट में टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो यहां पर भी हमारा Fk1 लगेगा बैकवर्ड, और यहां पर भी हमारा Fk2 लगेगा बैकवर्ड। अच्छा, Fk1 का वैल्यू कितना होगा, μ1 इंटू इस पॉइंट का नॉर्मल N1, इस पॉइंट का नॉर्मल तो होगा M1 प्लस M2 इंटू G, और Fk2 μ2 इंटू N2, वहां पे उस पॉइंट का नॉर्मल सिंपली होगा M2 इंटू G।
इसके अलावा M1 के ऊपर इस पॉइंट पे टेंशन T लग रहा है, वो तो यहां पर भी T लगेगा। ये मान लो A से इस तरफ जा रहा है और ये A से इस तरफ जा रहा है, तो मैं सिंपली क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, T माइनस Fk1 माइनस Fk2 दैट विल बी इक्वल्स टू M1 इंटू A। और दूसरा इक्वेशन में लिख सकता हूं M3G माइनस T दैट विल बी M3 इंटू A। A will be simply equals to M3G minus mu1 into M1 plus M2G minus mu2 M2G divided by M1 plus M3। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो यहां पर है ही नहीं। स्टैटिक और लिमिटिंग अगर हमें ढंग से समझ में आ गया है, काइनेटिक तो उसके सामने बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू हमारा फिक्स होती है। इससे अच्छी बात हो ही क्या सकता है, डायरेक्शन भी फिक्स है, वैल्यू भी फिक्स है, बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। सिंपल तरीके से हम लोग यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके दोस्तों, मेरे ट्रक चल रहा है इस तरफ टुवर्ड्स ईस्ट चल रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m। जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है हमारा म्यू s, और जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है हमारा म्यू k। तो सवाल ये है, जो ब्लॉक का ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। पहला केस, द ट्रक एक्सिलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट, और दूसरा, द ट्रक एक्सिलरेट्स एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इनिशियली जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो हमारा स्टैटिक लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में स्टार्टिंग में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। अब ट्रक जैसे ही एक्सिलरेट करेगा तो ट्रक का सरफेस जो है वो मेरा, अगर मान लो ईस्ट की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है तो ट्रक का सरफेस जो है वो हमारा आगे की तरफ मूव करना चालू करेगा, जिस कारण पे ये वाले ब्लॉक के ऊपर जो हमारा एक्सिलरेशन है वो एक्सिलरेशन को क्रिएट करवाने का ट्राई होगा टुवर्ड्स ईस्ट। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन अपना दम लगा के देख लेगा क्या ट्रक जितना एक्सिलरेशन वो दे पा रहा है या नहीं। ठीक है, अगर वो दे पाया फिर तो दोनों साथ में ही मूव करेगा, कोई स्लिपिंग नहीं होगी। अगर नहीं दे पाया तो इन दैट केस स्लिप हो जाएगी और काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले। सिंपल गेम तो हम ये कह सकते हैं। तो पहले पार्ट के लिए देखते हैं, जो भी हमारा ब्लॉक है, ट्रक हमारा ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, एक्सीलरेट भी कर रहा है, तो ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी बैकवर्ड है उसके रेस्पेक्ट में। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मेरे पास F लगेगा। आई डोंट नो वेदर दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक और काइनेटिक। नॉर्मल हमारे पास ये है और n का जो वैल्यू है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू mg। अच्छा, जो लिमिटिंग वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू s इंटू mg। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लिमिटिंग एक्सिलरेशन प्रोवाइड कर पाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू s इंटू g, एंड म्यू s का वैल्यू 0.3 है, तो दैट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, एक्सिलरेशन ऑफ ट्रक will be less than 3 meter per second square. That implies block will not slide. ब्लॉक जो है वो हमारा स्लाइड नहीं करेगा। स्लाइड नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन will be static,
और वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो वो हमारा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है एक्सीलरेशन के रिक्वायर्ड। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी that will be mass into the acceleration A. So that will simply come out to be equals to 30 into 2. That will be equals to 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा और ये जो हमारा फोर्स लगेगा that will be towards east। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले केस पर क्या होगा? दूसरे वाले केस के लिए क्या होगा? दूसरे वाले केस पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पर जो हमारा ब्लॉक है उसका फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, क्योंकि ट्रक जो है वो तो वेस्टवर्ड एक्सेलरेट करना चाह रहा है, तो ब्लॉक को वो रोकना चाहेगा। वहां पर हमारा फ्रिक्शन आएगा F, N हमारा mg है। ये सिनेरियो होगा हमारे पास। बट यहां पर जो हम देख सकते हैं, जो एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक दैट इज ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ब्लॉक विल स्लाइड टुवर्ड्स ईस्ट। ब्लॉक जो है वो एक्चुअल में ये वाले केस में हमारा ईस्ट की तरफ स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि एट मैक्स जो एक्सीलरेशन जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा रोक पाएगा वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर औकात नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रोवाइड करने का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। ब्लॉक एक्चुअल में टुवर्ड्स ईस्ट स्लाइड करेगा, टुवर्ड्स राइट हमारा स्लाइड करेगा। ठीक है। एंड फ्रिक्शन इज नाउ काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो बहुत सिंपल है, म्यू के दैट विल बी 0.2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 10। ट्रक का क्या एक्सीलरेशन है वो भाड़ में जाए, इट डजंट मैटर। 0.2 इंटू 30 इंटू 10, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 60 न्यूटन। यहां पर भी फोर्स सेम है, फोर्स अमेजिंगली सेम है। ठीक है। हाँ, बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 90 न्यूटन है। लिमिटिंग वैल्यू 90 न्यूटन है। वो तो एफ के मेरा 0.2 है, इसलिए मेरा 60 न्यूटन आ रहा है। एंड दिस विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। दिस विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक दो ब्लॉक्स है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक बी में एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसपे धागा वुंडेड है और वो धागा ए से कनेक्टेड है। जो ए का मास है वो है 2m और बी प्लस मोटर का मास है m। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों जगह पे हमारा म्यू है। और जैसे ही मैं मोटर को चालू किया, ए जो है वो बी की तरफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से अगर आ रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन एल का था, तो सवाल ये है दोनों मेरा कोलाइड कब करेगा। अच्छा, अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में देखूं तो ए के ऊपर ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एंड दैट विल बी 2 म्यू mg, क्योंकि नॉर्मल तो 2 mg है। और इसके अलावा यहां पर एक टेंशन लगेगा T, जिस कारण पे इसका एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है A। तो मैं लिख सकता हूं जो T -2 म्यू mg that will be equals to 2ma। तो T का वैल्यू जो होगा 2 म्यू mg प्लस 2ma, ये हमारा टेंशन का वैल्यू है। बट वही टेंशन तो मेरा ब्लॉक बी और उसके ऊपर रखा हुआ मोटर पे लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट।
यहां का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू एम जी है, ठीक है, क्योंकि अलग नहीं दे रखा है तो दोनों को हम इक्वल मानेंगे। तो ध्यान दो, बी के ऊपर एट मैक्स जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन वो म्यू एम जी है, जो कि टेंशन से डेफिनेटली कम है। तो ये स्लाइड तो करेगा ही करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ही है। और यहां पर इसका एक्सीलरेशन है मान लो a1। तो T माइनस म्यू एम जी will be equals to m into a1. तो a1 will be mu mg plus 2ma mu g plus 2a, ठीक है। सो A और B के बीच में जो हमारा रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी A प्लस A1, दैट विल बी म्यू जी प्लस 3a। और दोनों के बीच में जो हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा वो है हमारा L। तो सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं, जो L विल बी इक्वल्स टू हाफ A रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, जहां पे टी हमारा टाइम ऑफ कोलिजन है। तो टी हमारे पास सिंपली आ जाएगा अंडर रूट 2L बाई म्यू जी प्लस 3a। दैट विल बी द टाइम जहां पर दोनों बॉडीज हमारा साथ में कोलाइड करने वाला है। राइट, प्रीटी सिंपल। ओके दोस्तों, क्या बोला है यहां पर ध्यान दो। यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m और यहां पर इसके नीचे एक 10m मास का प्लैंक रखा हुआ है। जो हमारा ग्राउंड और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है μ1, और प्लैंक और इसके ऊपर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है हमारा μ2। μ2 इज गिवन टू बी ग्रेटर देन μ1। अब मैं m को इस तरफ एक वेलोसिटी दे दिया हूं v, ठीक है। तो सवाल यहां पर यह है, जो v का वैल्यू हमारा कम से कम कितना होना चाहिए जो कि हमारा ये m हमारा इस वाले बॉडी पे नीचे गिर जाए। दैट इज द क्वेश्चन। हमारा यहां पर इस वाले पे v का वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए जो कि m जो है वो 10m से मेरा नीचे गिर जाए, और अगर मैं उतना मिनिमम वेलोसिटी देता हूं तो कितने टाइम पे ये हमारा नीचे गिरेगा, वो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ओके, तो हम किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे इसके बारे में देखते हैं। ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टुवर्ड्स राइट जो है वो हमारा स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, और यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी सिंपली μ2 m2g, ठीक है। ये जो हमारा इसका काइनेटिक फ्रिक्शन होगी m2 बोला μ2 इंटू mg, दिस विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन मास m। तो इसका जो हमारा रिटार्डेशन आ जाएगा दैट रिटार्डेशन विल बी सिंपली इक्वल्स टू μ2 इंटू g। अच्छा देखो, बेस्ट बात तो ये हो जो कि नीचे वाला हमारा मूवी ना करे, नीचे वाला हमारा मूवी ना करे, वो तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। तो यहां पर तो v जो है बहुत हमें कम की जरूरत पड़ेगी, बट एक पॉसिबिलिटी ये है जो ब्लॉक को मूव कराते ही यहां पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस तरीके से एडजस्टेड है जो कि हमारा 10m वाला ब्लॉक भी टुवर्ड्स राइट मूव करे, जो हमारा इस ऊपर वाले को गिरने को मुश्किल बना दे। देखो, हमारे लिए नीचे वाला मूव ना करे वो अच्छी बात है, तो बहुत जल्दी ये गिर जाएगा, लेकिन अगर 10m वाला ब्लॉक भी मूव करेगा तो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है हमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा जो कि वो यहां पर आके गिरे, क्योंकि μ1 और μ2 का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे सेफ साइड पे चलना पड़ेगा, और मुझे तो ये मानना पड़ेगा जो कि नीचे वाला बॉडी भी हमारा
टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, क्योंकि μ1 और μ2 का वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमें गारंटी करना है जो कि ये गिरेगा ही गिरेगा, तो मुझे नीचे वाले को भी मूव करवाते हुए आंसर को निकालना है, ना कि नीचे वाले को स्टैटिक रख के। इट्स अ पॉसिबिलिटी, और मेरे आंसर जो निकालूंगा वी मिन, इन दैट केस मुझे वेलोसिटी और कम रिक्वायरमेंट पड़ेगा, दैट आई एग्री। बट मुझे तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो के लिए जाना है। तो अगर मैं वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो के लिए देखूं, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा μ2 mg। नीचे वाले पॉइंट पे जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा मेरा 11 mg। तो यहां पर हमारा जो लगेगा पीछे की तरफ μ1 इंटू 11 mg, और इस कारण पे इसका एक्सीलरेशन a2 मान लो इस डायरेक्शन में है। तो ये रिटार्डेशन को मैं a1 बोल देता हूं। तो a2 जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, कितना लिखूंगा, μ2 mg माइनस 11 μ mg μ1 divided by 10m. So that will be μ2 by 10 minus 11 μ1 by 10 into g towards the right. तो नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में जो हमारा a रिलेटिव होगा दैट विल बी a1 प्लस a2, यानी इसका जो रिलेटिव रिटार्डेशन होगा दैट विल बी a1 प्लस a2। एंड इसको अगर मैं ध्यान दूं, सो दैट विल बी μ2g प्लस दिस, यानी 11 μ2 माइनस μ1 g बाई 10। ये मेरे पास a रिलेटिव होगा। और जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमारा L हो जाएगा, वहां पर जाके उसका रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाना चाहिए, उसे थोड़ा सा भी और ज्यादा वेलोसिटी वो हमारा नीचे गिर जाएगा। तो हम जानना चाहते हैं जो हमारा S रिलेटिव है दैट विल बी इक्वल्स टू L, और जो हमारा V रिलेटिव फाइनल हो जाएगा दैट मस्ट बी 0। तो what I can write is 0 square will be equals to initial velocity v mean square minus 22 μ2 minus μ1 g by 10 into L। ये हमारे पास आएगा। So V min का जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें कितना आ जाएगा, 22 μ2 माइनस μ1 GL बाई 10। ठीक है। और दूसरा ये पूछा है जो टाइम कितना चाहिए होगा। टाइम तो बहुत सिंपल है, जो L है दैट विल बी हाफ a रिलेटिव इंटू t स्क्वायर, दैट विल बी 11 μ2 माइनस μ1 g बाई 10 इंटू t स्क्वायर। तो t विल बी 10L into g. So that will be the time taken जो कि ये हमारा नीचे गिर जाए। ओके ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारे पास एक 15 kg का ब्लॉक है और एक 5 kg का ब्लॉक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। जो 15 kg वाले ब्लॉक है उसके पे मैंने एक फोर्स, टाइम वेराइंग फोर्स लगा रहा हूं, दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 20 T न्यूटन। यहां पर ग्राउंड और इसके बीच में μs और μk दे रखा है, और यहां पर जो है μs और μk दे रखा है। तो हमें एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स वर्सेस टाइम जो है वो हमें निकालनी है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, पहला स्लिपिंग जो होगी वो तो मेरा नीचे वाले सरफेस पे ही होगी। अगर मेरा नीचे वाला जब तक मूव नहीं करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कोई जादुई शक्ति में ऊपर वाला मूव तो कर ही नहीं सकता है, उसके ऊपर डायरेक्टली तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो
फर्स्ट स्लिपिंग occurs between ground and 15 kg ब्लॉक। जो पहला स्लिपिंग होगा वो मेरा ग्राउंड और 15 kg ब्लॉक के बीच में ही होगा। दैट्स अश्योरिटी। ये तो मेरा अश्योर्ड है कि वही हो सकता है। यहां पर मेरा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना है? यहां पे मैंने FL1 अगर बोलता हूं, उसके लिए म्यू एस इंपॉर्टेंट है, म्यू के तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो 0.5 टोटल नॉर्मल जो होगा वो होगा 20G। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन। टोटल जो हमारा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ठीक है। सो ये हमारा 20T होना चाहिए, तो T इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तक ये मूव नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्लिपिंग स्टार्ट्स एट T इक्वल्स टू 5 सेकेंड। पर ध्यान देना, as soon as slipping starts, force becomes kinetic। जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। एंड अचानक से हमारा जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है उस पर एक बदलाव आएगा, तो हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0.4 इंटू 20 इंटू 10, दैट विल बी 80 न्यूटन। बट मैं फोर्स लगा चुका हूं बाहर से, हमारे पास 100 न्यूटन, तो इसके कंबाइंड सिस्टम जिसका मास है 20 kg, तो अगर मैं A इनिशियल बोलूंगा तो दैट विल बी 100 माइनस 80 बाई 20, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T इक्वल्स टू 3 पर मोशन चालू होगा, बट उसी इंस्टेंट पे अगले जो इंस्टेंट है वहां पर एक्सेलरेशन खट से दोनों का बढ़ के हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोथ ब्लॉक्स नाउ मूव टुगेदर। अब देखना पड़ेगा जो साथ का सफर कब होगा, क्योंकि नीचे वाले पे फोर्स और बढ़ेगा, तो नीचे वाले का अब ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में भी कभी ना कभी तो स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएट होगी। तो 15 kg का ब्लॉक जो है यहां पर तो मेरा 20T लग रहा है, यहां पर जो है वहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स हो गया है। ये ब्लॉक आगे की तरफ भागना चाह रहा है, तो मान लो इसका एक्सीलरेशन है A, और सिमिलरली जो 5 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर तो फॉरवर्ड फ्रिक्शन लग रहा है और इसका एक्सीलरेशन भी है A, तो 20T माइनस 80 दैट विल बी 15A एंड F विल बी इक्वल्स टू 5A। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा 20A will be equals to 20T minus 80. So A will be equals to T minus 4 meter per second square. So friction force जो होगा
that will be 5t minus 20 न्यूटन। बट यहां का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? दिस थिंग विल बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0.3 इंटू 5 इंटू 10। तो ये हो जाएगा मेरे पास 15, यानी t इक्वल्स टू 7 सेकेंड। ब्लॉक्स हैव रिलेटिव स्लिप, दोनों ब्लॉक हमारा रिलेटिव स्लिपिंग चालू करेगा। बट ध्यान देना, मजा, जैसे ये रिलेटिव स्लिपिंग चालू होगा, नाउ फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। फ्रिक्शन जो होगा वो मेरा काइनेटिक बन जाएगा, और जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा एफ के, दैट विल बी 0.1 इंटू 5 इंटू 10, दैट विल बी 5 न्यूटन। यानी ध्यान देना, जो मेरा ऊपर 5 kg का ब्लॉक है उसके ऊपर तो मेरा 5 न्यूटन ही लगेगा, तो इसका जो मेरा कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो जाएगा, अगेन दैट विल बिकम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइनली। एंड जो हमारा ये वाला ब्लॉक होगा नीचे वाला, यहां पर 80, यहां पर 5, यहां पर 20t, तो इसका ए जो आएगा 20t माइनस 85 डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहां पर t को 7 सेकेंड पर एक्सीलरेशन कितना आ गया था मेरे पास? जो हमारा लास्ट कॉमन एक्सीलरेशन है वो ध्यान देना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया था, और इसका जो हमारा a इनिशियल आएगा 140 माइनस 85 बाई 15, तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये वाला चीज? दिस विल बी 55 बाई 15, ठीक है, तो दैट विल बी 11 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहां पर एक्सीलरेशन पे ऑल ऑफ अ सडन हमारा एक जंप आने वाला है। तो अगर मैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, तो सबसे पहले पंगा आएगा t इक्वल्स टू कहां पर? 5 सेकेंड पर। और अगला पंगा जो आने वाला है वो हमारा आ रहा है t इक्वल्स टू 7 सेकेंड पर। अच्छा, 5 सेकेंड तक सबसे पहले दोनों, इस वाले का, नीचे वाले का एक्सीलरेशन, अगर मैं ऊपर वाले का एक्सीलरेशन अगर देखूं पहले, यहां पर तो मेरे पास पहले 0 होगा, 5 सेकेंड में वो अचानक से बढ़ के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम t to 7, 5 to 7, it will gradually increase up to 3 meter per second square, and after that it will drastically drop at 7 second to 1 meter per second square. On the other hand, अगर मैं इस वाले के लिए देखूं, ऊपर वाले ब्लॉक का, अच्छा नीचे वाले ब्लॉक का, यहां पे, फिर यहां पे, इस तक 3 तक बढ़ेगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन it will have a jump to 11 by 3 meter per second square, and after that it will rise more steeply
क्योंकि स्लोप जो है वो हम देख सकते हैं यहां पे t के रेस्पेक्ट में 4/3 स्लोप है और पहला जो स्लोप था वो मेरा 1 था। यानी यहां पर अगर मैं देखूं थीटा है ये फाई है, tan फाई मेरा 1 है और tan थीटा जो है वो है मेरा 4/3। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक 1 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। 1 kg का ब्लॉक हमारा पुली के सहारे एक दूसरा 1 kg के ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। दिस प्लैंक इज सफिशिएंटली लॉन्ग। यहां पर स्मूथ है, यहां पे जो ग्राउंड है इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इन दोनों के बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, द म्यू एस और म्यू के को हम इक्वल मान लेंगे। मैंने इस ब्लॉक को इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ठीक है। तो द ब्लॉक कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड at t equals to 4 seconds. Then find the time when the block comes to the starting point with respect to the ground. अच्छा, मैं जैसे ही ये वाला ब्लॉक को प्रोजेक्ट करूंगा इस डायरेक्शन के अलोंग, तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। टुवर्ड्स लेफ्ट एक फ्रिक्शन लगेगा और मैं अगर पहले 4 kg वाले ब्लॉक को एनालाइज करूं तो सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन करते हुए म्यू एम इंटू जी हमारे पास फोर्स होगा, तो इसका जो रिटार्डेशन ए होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू जी। वी इनिशियल जो है वो है मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, तो 0 इक्वल्स टू 10 माइनस म्यू जी इंटू 4। तो म्यू का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 0.25। हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0.35। ये सबसे पहली बात तो हमारे पास आ चुका है। अब यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हमारे पास 0.25 है तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लग रहा है इंटू 4 इंटू 10, तो यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो ध्यान देना ये जो 1 kg का ब्लॉक है एकदम स्टार्टिंग में अगर देखूं तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो मेरा लगेगा वो इस तरफ लगेगा 10 न्यूटन। यहां से लग रहा है टेंशन टी। बट ध्यान देना अगर ये वाला ब्लॉक को मैं स्टेशनरी मानूं, यहां पर भी तो हमारा टेन ही लगेगा। यानी ध्यान दो ये वाला ब्लॉक जब तक लेफ्ट पे जाएगा, ये वाला ब्लॉक जब तक लेफ्ट पे जाएगा तब तक तो ये मूव ही नहीं करेगा। यानी टिल दिस इंस्टेंट प्लैंक विल नॉट मूव एट ऑल। प्लैंक हमारा किसी भी हालात पे मूव ही नहीं करेगा। अब प्लैंक जो है वो ये इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी जो है वो हमारा हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ अब इसके साथ मेरा ब्लॉक है वो हमारा 1 kg का कनेक्टेड है। ये 4 है, ये 1 है। मैं देखना चाहता हूं क्या दोनों अब ये साथ में मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये दोनों जो है वो मेरा साथ में मूव कर पाएगा या नहीं, वो अब मेरा एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो प्रोवाइड हो सकता है वाया फ्रिक्शन वो मैं देख चुका हूं 0.25 इंटू जी,
दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन उससे कम आया तो डेफिनेटली वो प्रोवाइड हो पाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहां पर मान लो टेंशन T, इसका एक्सीलरेशन A इस तरफ, और यहां पर भी टेंशन T, एक्सीलरेशन है इस तरफ, तो 10 माइनस T इज इक्वल्स टू A और T विल बी इक्वल्स टू 5A। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा? A जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10/6, दैट विल बी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दैट विल लेस देन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बाय द वे, ब्लॉक इस टाइम पे कितना लेफ्ट पे गया था वो मैंने कैलकुलेशन यहां पे कर लिया, वो मैंने करना भूल गया था, यहां पे कर दिया मैंने एक बार। दैट विल बी 10 into 4। इनिशियली जब मैंने इसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाया था, कितना मूव किया था? दैट विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड हुआ था, रिटार्डेशन बेसिकली, वो हुआ था म्यू इंटू जी, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट विल बी 20 मीटर। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर ए जो है वो मेरा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम आया है, तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो ये 1 kg और ये 4 kg, ये दोनों ब्लॉक हमारा साथ में मूव करेगा, और दोनों ब्लॉक अगर हमारा साथ में मूव करेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वापस 20 मीटर पीछे आना है, तो हम तो लिख सकते हैं 20 विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 5/3 इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 624, यानी T will be simply equals to √24 सेकेंड। तो √24 सेकेंड बाद ये पार्टिकल जो है वो वापस हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसी पोजीशन पर आने वाला है। ओके।